जरा सोचिए, एक कॉरपोरेशन मतलब बस कुछ शेयर होल्डर्स की एक कंपनी इतिहास का सबसे बड़ा हॉस्टाइल टेकओवर करती है और सिर्फ कोई दूसरी कंपनी नहीं बल्कि एक पूरे पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। जी हाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वो अविश्वसनीय कहानी है जो सच में हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब है। अब जरा इस बदलाव को देखिए, इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। साल था 1686। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर उस वक्त के शक्तिशाली मुगल सम्राट के सामने सचमुच घुटने टेक रहा था। और फिर ठीक 150 साल बाद 1857 में वही कंपनी आखिरी मुगल सम्राट को देश निकाला दे रही है। मतलब एक हारी हुई व्यापारी कंपनी से पूरे उपमहाद्वीप की शासक। ये जो नाटकीय सफर है ना, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी ने दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक पर कब्जा कर कैसे लिया। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये कॉरपोरेट महत्वाकांक्षा और बेहिसाब शक्ति की एक ऐसी कहानी है जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले 2 कंपनियों की कहानी, फिर व्यापारी की पकड़, उसके बाद अराजकता में अवसर, फिर देखेंगे विजय का एक अचूक नुस्खा और आखिर में कंपनी का अंत। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, 2 कंपनियों की कहानी। इसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी और उस वक्त के शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के बीच जो शुरुआती टकराव हुआ था उस पर नजर डालेंगे। तो हुआ ये कि 1686 में कंपनी को कुछ नई सैन्य शक्ति मिली थी और इसी के नशे में उन्होंने मुगलों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी। अब ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती साबित हुई। औरंगजेब की 40 लाख सैनिकों वाली विशाल सेना ने उन्हें बहुत आसानी से कुचल दिया। सिर्फ हराया ही नहीं, भारी जुर्माना भी लगाया और सरेआम माफी मांगने पर मजबूर किया। मतलब ये एक बेहद अपमानजनक हार थी। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, व्यापारी की पकड़। यहाँ हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, कंपनी के शुरुआती दिनों में, जब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था, जीतना नहीं। देखिए, जब ये कंपनी 1600 में बनी थी तो इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मसालों का व्यापार, बस। लेकिन 1608 में जब वो भारत की सूरत में पहुंचे तो उन्हें ट्रेड करने की इजाजत ही नहीं मिली। पर वो लोग डटे रहे। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स पुर्तगालियों को एक लड़ाई में हराकर अपनी ताकत भी दिखाई और आखिरकार 1615 आते आते सम्राट जहांगीर से उन्हें व्यापार करने के अधिकार मिल ही गए। तो फिर एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी एक साम्राज्य की एजेंट जैसी कैसे बन गई? असल में 1670 के दशक में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को कुछ ऐसे अधिकार दिए जो आज सोचना भी मुश्किल है, जैसे अपनी खुद की सीना रखने का अधिकार, युद्ध छेड़ने का अधिकार, यहाँ तक कि अपने सिक्के बनाने का अधिकार। बस इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसको ऐसे समझते हैं, जरा कल्पना कीजिए कि आज के ज़माने में एप्पल, गूगल या फेसबुक जैसी कंपनियों की अपनी प्राइवेट आर्मी हो और वो दूसरे देशों से जाकर लड़ाई करें। सुनने में ही कितना अजीब और अविश्वसनीय लगता है ना? पर सच तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ठीक यही अधिकार दिए गए थे। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम मोड़ पर, अराजकता में अवसर। ये वो दौर था जब भारत में सत्ता का समीकरण बदल रहा था और इसी ने कंपनी के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। साल 1707 तक औरंगजेब के राज में मुगल साम्राज्य एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड पावर था, लेकिन 1707 में उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के साथ ही ये शक्तिशाली साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई और जो छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य बन गया और यही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सुनहरा मौका था। अब इस पूरी अराजकता के बीच भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों अपना दबदबा बनाने के लिए लड़ रहे थे और इसी लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने एक बहुत ही चालाक रणनीति सीखी। उन्होंने देखा कि करना ये है, किसी भी स्थानीय शासक के दुश्मन का साथ दो, उसे जंग जीतने में मदद करो, सिंहासन पर बिठाओ और फिर पर्दे के पीछे से अपनी कठपुतली की तरह नचाओ। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे भाग पर, विजय का एक अचूक नुस्खा।
यहाँ हम ये देखेंगे कि कंपनी ने अपनी इस रणनीति को पूरे भारत पर कब्जा करने की एक सिस्टमैटिक प्लान बुक में कैसे बदल दिया। चलिए बात करते हैं 1757 की मशहूर प्लासी की लड़ाई की। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिनकी सेना में करीब 50,000 सैनिक थे, और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास महज 3,000 सैनिक थे। अब ये मुकाबला तो पूरी तरह से एक तरफा लग रहा था, है ना? लेकिन हुआ क्या? छोटी सेना जीत गई। अब सवाल है कैसे? तो जीत का राज कोई सैन्य ताकत नहीं थी, बल्कि वो था विश्वासघात। कंपनी ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अगला नवाब बनाने का लालच दिया, और नतीजा, युद्ध के मैदान में मीर जाफर की सेना ने लड़ने से ही मना कर दिया। खेल वहीं खत्म। प्लासी की जीत के बाद तो कंपनी ने जैसे कब्जा करने की एक पूरी प्लेबुक ही बना ली। देखिए, इसके 4 सिंपल स्टेप्स थे। स्टेप 1, हर स्थानीय दरबार में अपने रेजिडेंट्स बिठाओ जो अंदर की सारी खबर दें और दखलंदाजी करें। स्टेप 2, सहायक संधियां या सब्सिडरी अलायंसेस लागू करो ताकि राजाओं की अपनी सेना ही ना रहे। स्टेप 3, अगर कोई न माने तो सीधी मिलिट्री एक्शन लो। और आखिर में स्टेप 4, जिन राज्यों का कोई वारिस ना हो उन्हें व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके हड़प लो। ये जो सहायक संधि थी ना, ये बहुत ही चालाकी से बनाया गया एक जाल था। होता ये था कि भारतीय राजाओं को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी, बदले में कंपनी उन्हें सुरक्षा देने का वादा करती। लेकिन मजे की बात ये कि इस सुरक्षा का पूरा खर्च भी राजा को ही उठाना पड़ता था, और अगर वो पैसे नहीं दे पाते तो कंपनी उनके राज्य का एक हिस्सा कब्जा लेती थी। मतलब कर्ज और निर्भरता ये कंपनी के सबसे बड़े हथियार बन गए थे। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, 5वां भाग, कंपनी का अंत। चलिए देखते हैं कि इस बेहिसाब ताकतवर कंपनी का शासन आखिर खत्म कैसे हुआ। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1818 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप की 78% आबादी पर सीधा शासन कर रही थी। 78%। ये एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा है जो दिखाता है कि एक अकेली कॉरपोरेशन कितनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। लेकिन कंपनी का ये बढ़ता हुआ अत्याचार और शोषण आखिर कब तक चलता? आखिरकार 1857 में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा, जिसे हम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया था, लेकिन इसकी गूंज इतनी जबरदस्त थी कि इसने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को सीधे दखल देने पर मजबूर कर दिया। और फिर आया साल 1858। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का फैसला किया। उसकी जितनी भी संपत्ति थी, उसकी सेनाएं और उसने जितने भी इलाकों पर कब्जा किया था, वो सब कुछ सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया। इसी के साथ कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। तो ये थी कहानी कि कैसे एक कॉरपोरेशन एक राज्य बन गया। ये इतिहास सिर्फ एक बीटीवी कहानी नहीं है, ये हमें आज की दुनिया के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि कॉरपोरेट शक्ति और किसी भी देश की संप्रभुता के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ताकि इतिहास कभी खुद को इस तरह से ना दोहराए।